हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे A.C. पिगू, आर्थर सेसिल पिगू। ये जो हमारा A.C. पिगू है ये BA थर्ड सेमेस्टर का जो हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट हम पढ़ रहे हैं उसका एक पार्ट है। अब देखिए जो हमारे A.C. पिगू हैं आर्थर सेसिल पिगू, इनका जन्म 1877 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था। ये मार्शल के अनुयायी कहे जाते हैं। मार्शल हमारे नव प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे, उनका इन्होंने अनुसरण किया है। तो ये मार्शल की ही अधिकांश थ्योरीज़ में इन्होंने चेंज किया है। चेंज नहीं करेंगे, माइनर से चेंज जो होते हैं, छोटे मोटे जो चेंज होते हैं वो इन्होंने किए हैं और उनका परिवर्तित रूप अपने सिद्धांतों के रूप में प्रस्तुत किया है। ठीक है, आइए हम करते हैं A.C. पिगू, आर्थर सेसिल पिगू। इनका जन्म 1877 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था। मार्शल की मृत्यु के बाद 1909 से 1943 तक, मार्शल की मृत्यु के पश्चात 1909 से लेकर 1943 तक ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के अध्ययन के रूप में कार्यरत रहे, इन्होंने कार्य किया। ठीक है, जो ये देखिए आप 1909 से लेकर 1943, कितने लंबे समय तक कोई अगर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र का अध्यक्ष है तो वो वास्तव में कुछ होगा, है ना। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय हमें पता है विश्व की सर्वोच्च संस्थाओं में आता है, सर्वोच्च विश्वविद्यालयों में से एक है। तो इसमें अगर उन्होंने 1909 से 1943 तक काम किया है तो वो बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिक्स की नॉलेज रखने वाले व्यक्ति थे। इसके बाद जो मार्शल थे, मार्शल हमने पढ़ लिया है, नवप्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे, ये इनके बहुत बड़े समर्थक थे। पिगू जो है वो मार्शल के बहुत बड़े समर्थक थे और इनकी जो सबसे अच्छी बुक कही जाती है, जिस बुक की वजह से इन्हें पूरे विश्व में प्रसिद्धि मिली, वो बुक थी इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर। इस बुक की वजह से इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर की वजह से इन्हें कल्याणकारी अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। ये बेस्ट बुक दोनों ही तरीके से थी। फर्स्ट, इसने आए बहुत ज़्यादा क्योंकि इसकी बहुत सारी प्रतियां बिकी, बहुत सारी कॉपीज़ बिकी, जिसकी वजह से इसने इनकम बहुत ज़्यादा जनरेट करी। और दूसरी, ये फेमस हो गए, मैंने बताया ना, वर्ल्ड में फेमस कर दिया। इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर है, इस बुक ने इन्हें पूरे विश्व में प्रसिद्ध कर दिया। इनकम जनरेट बहुत ज़्यादा, इसकी प्रतियां बिकी तो इनकम जनरेट हुई और इसी की वजह से ये कल्याणकारी अर्थशास्त्र के भी पिता कहे जाते हैं। जो इस बुक में इन्होंने इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर में कई सारी चीज़ों के बारे में बात करी है, पर जो इनके कुछ इम्पोर्टेंट विषय थे जिसमें इन्होंने बात करी है वो है राष्ट्रीय लाभांश, यानी कि राष्ट्रीय आय को किस तरह से उसका वितरण किया जाए, राष्ट्रीय आय होती क्या है, उसका वितरण किस प्रकार से उत्पत्ति के साधनों के बीच हो। फिर भौतिक कल्याण क्या होता है और भौतिक कल्याण को कन्वर्टेड करके आर्थिक कल्याण में इन्होंने परिवर्तित कर दिया। जो भौतिक कल्याण शब्द था ये मार्शल का था। जो हमारे A.C. पिगू थे, इन्होंने भौतिक कल्याण को परिवर्तित करके क्या बना दिया, आर्थिक कल्याण बना दिया, जो हम आगे पढ़ेंगे। इसके अलावा उद्योगों पर नियंत्रण आदि विषयों की, उद्योगों को इंग्लैंड में हमारी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है, औद्योगिक क्रांति जो है इंग्लैंड से हुई है, उद्योगों का बहुत ज़्यादा प्रभुत्व था उस समय, तो उद्योगों पर नियंत्रण किस प्रकार पाएँ, ये सब बातें इन्होंने इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर वाली बुक में की है। अब देखिए, पिगू केवल सैद्धांतिक अर्थशास्त्री नहीं थे, इन्होंने केवल सिद्धांतों की बात नहीं करी है कि सिर्फ सिद्धांतों की बात कर रहे हैं, इन्होंने सिद्धांतों के अलावा अनेक व्यवहारिक समस्याओं का भी अध्ययन किया है। जो हमारे पिगू हैं वो सैद्धांतिक अर्थशास्त्री ही नहीं, व्यवहारिक अर्थशास्त्री हैं। अर्थशास्त्र तब आप इकोनॉमिक्स में अच्छे माने जाते हैं जब आप इकोनॉमिक्स को अपने व्यवहार में ले आते हैं, जब आप इकोनॉमिक्स आपके व्यवहार में झलकने लगता है, जब आपकी सोच इकोनॉमिक्स की तरह, इकोनॉमिस्ट की तरह हो जाती है, जब आप उसी के बारे में हर दिन रात सोचते हैं, तब एक आप अच्छे इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट की समझ रखने वाले बन जाते हैं। हर एक टॉपिक जो वास्तविक जीवन में चल रहा है, जो भी वास्तविक जगत में चल रहा है, उसमें जब हम आर्थिक स्थिति देखने लगते हैं तो तभी आप सही मात्रा में अर्थशास्त्र को जान रहे हैं या अर्थशास्त्र को पढ़ रहे हैं। अब देखिए फेमस बुक, इनकी फेमस बुक कौन कौन सी थी। जो इनकी पहली बुक थी वो थी वेल्थ एंड वेलफेयर, जो 1912 में आई। फिर इन्होंने एक इंडस्ट्रियल फ्लक्चुएशन की
जो पीक आता है, पीक, डिप्रेशन, रिसेशन, ये सब क्यों आते हैं। इंडस्ट्रियल फ्लक्चुएशन 1926 में लिखी, इस पे बात करी। थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट 1933। थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है बेरोजगारी क्यों पाई जाती है। अब आप क्या मुझे बता सकते हैं, आप में से कोई भी स्टूडेंट की बेरोजगारी क्या होती है। नॉर्मल सी लैंग्वेज में आप बेरोजगारी को डिफाइन कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो जो बेरोजगारी, थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट 1933 में आई इनकी। इसके साथ ही साथ इकोनॉमिक्स इन प्रैक्टिस 1935 में आई। इकोनॉमिक्स ऑफ स्टेशनरी स्टेट 1935 में ही आई। सोशलिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म 1937। ये बुक आप बहुत इम्पोर्टेंट मान लीजिएगा। क्यों मान लीजिएगा, क्योंकि जब भी कभी सोशलिज्म की बात होती है हम सोच लेते हैं ये किसका सिद्धांत है या किसकी बुक है, कार्ल मार्क्स की। लेकिन सोशलिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म किसकी बुक थी, AC पिगू की बुक थी। इसके अलावा इन्होंने एम्प्लॉयमेंट एंड इक्विलिब्रियम 1941 में आई इनकी बुक, ये भी थी। इसके साथ ही साथ ए स्टडी इन पब्लिक फाइनेंस 1948 में इनकी ये बुक आती है, ये भी लिखी। और जो इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है, देखिए इनकी कुछ बुक आपको याद रखनी बहुत ज़रूरी है। इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर, सोशलिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म, इसके अलावा वेल्थ एंड वेलफेयर और द वेल ऑफ मनी। द वेल ऑफ मनी किसकी थी, AC पिगू की थी। 1949 में ये बुक आई थी। और जो इनकी लास्ट बुक थी वो थी एसेज इन इकोनॉमिक्स 1955 में ये बुक आई थी। और ये सभी इनकी बुक्स हो गई हैं। इन बुकों में से कुछ बुक जो मैंने इंपॉर्टेंट लगाई है वो आपको माइंड में हर टाइम होनी चाहिए। अब देखिए हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो हमारा किसी भी इकोनॉमिस्ट का या अर्थशास्त्री का जीवन परिचय पढ़ना ही मेन मकसद नहीं होता। हमें जीवन परिचय के साथ साथ उसके आर्थिक विचार भी पढ़ने होते हैं। जैसे हम कार्ल मार्क्स, अमर्त्य सेन वगैरह के आर्थिक विचार पढ़ चुके हैं। तो ऐसे ही अगर हम पिगू के आर्थिक विचारों की बात करें तो पिगू ने अर्थशास्त्र की परिभाषा भी दी है अपने अलग वर्डों में। अब देखिए इन्होंने, मैंने पहले ही बताया, भौतिक कल्याण के स्थान पर किसे महत्व दिया, आर्थिक कल्याण को महत्व दिया था। देखिए इनकी अर्थशास्त्र की परिभाषा भी ऐसे ही है। अर्थशास्त्र आर्थिक कल्याण का अध्ययन है। आर्थिक कल्याण से आशय कल्याण के उस भाग से है जिसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मुद्रा में मापा जा सकता है। सबसे पहले इन्होंने अर्थशास्त्र को क्या कहा, अर्थशास्त्र आर्थिक कल्याण का अध्ययन है। जैसे हमारे एडम स्मिथ ने क्या कहा था, जो हमारा अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र क्या है हमारा, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। वैसे ही AC पिगू जो हैं हमारे, वो क्या कहते हैं, जो अर्थशास्त्र है वो आर्थिक कल्याण का अध्ययन है। और आर्थिक कल्याण किसे कहते हैं, ये कल्याण के उस भाग को कहा जाता है आर्थिक कल्याण जिसे हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मुद्रा में माप सकते हैं। पहला पॉइंट क्लियर है। इन्होंने अर्थशास्त्र की परिभाषा में भी आर्थिक कल्याण शब्द इंक्लूड कर दिया। उसके बाद देखिए साम्य फर्म की धारणा। साम्य फर्म, जो हमारे मार्शल थे उन्होंने प्रतिनिधि फर्म का विचार प्रस्तुत किया था। जो हमारे मार्शल थे उन्होंने प्रतिनिधि फर्म का विचार प्रस्तुत किया, लेकिन उस प्रतिनिधि फर्म में कुछ कठिनाइयाँ थी या कुछ समस्याएं थी जिन्हें दूर करके प्रोफेसर पिगू ने साम्य फर्म का विचार प्रस्तुत किया। देखिए जब भी किसी व्यवसाय में, जब भी किसी उद्योग में, हम उद्योग कहेंगे, जब किसी उद्योग में तेज़ी या मंदी चलती है, या तो उत्पादन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा होता है या उत्पादन धीमी धीमी गति से घट रहा होता है। तो जब ये दोनों ही कंडीशन होती हैं, बढ़ना उत्पादन का बहुत ज़्यादा या घटना, तेज़ी या मंदी की जब स्थिति चल रही होती है, तो कोई एक फर्म ऐसी होती है जो इन फ्लक्चुएशन से प्रभावित नहीं होती, जिसमें इस तेज़ी और मंदी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वही फर्म क्या कहलाती है, साम्य फर्म कहलाती है। जब किसी व्यवसाय या उद्योग में तेज़ी और मंदी की स्थिति चल रही है तो साम्य फर्म वो फर्म होगी जो उन स्थितियों से अनभिज्ञ होगी, उस पर उन स्थितियों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसके उत्पादन पर उस तेज़ी और मंदी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वही क्या होती है, हमारी साम्य फर्म होती है। इसके बाद देखिए राष्ट्रीय आय व आर्थिक कल्याण संबंधी विचार। इन्होंने राष्ट्रीय आय और हमारे आर्थिक कल्याण संबंधी विचार भी प्रस्तुत किए हैं। हम आर्थिक कल्याण संबंधी विचार पढ़ चुके हैं।
कि आर्थिक कल्याण क्या होता है, कल्याण के उस भाग को आर्थिक कल्याण कहा जाता है जिसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसमें मापा जाता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम माप सकते हैं, किसमें, पैसे में या मुद्रा में मापा जा सकता है। अब देखो पीगू ने भी, राष्ट्रीय आय के विषय में मैं बात कर रही हूँ, पीगू ने भी मार्शल की भांति धन को ही राष्ट्रीय आय का आधार मानना है। ठीक है, जैसे हमारे मार्शल ने धन को राष्ट्रीय आय का आधार मानना है, वैसे ही पीगू ने भी राष्ट्रीय आय का आधार धन को ही मानना है। लेकिन जो हमारे पीगू हैं उन्होंने राष्ट्रीय आय की गणना में केवल उन्हीं वस्तुओं एवं सेवाओं भी आना चाहिए, वस्तुओं और सेवाओं को सम्मिलित किया है जिन्हें मुद्रा में नापा जा सकता है। वो वस्तुएं या सेवाएं जिन्हें हम मुद्रा में माप सकते हैं उन्हें ही किस में सम्मिलित करना चाहिए, उन्हें ही राष्ट्रीय आय में सम्मिलित करना चाहिए। आपको क्लियर है राष्ट्रीय आय का? और जो हमारा आर्थिक कल्याण है, आर्थिक कल्याण का वह भाग है जिसे हम प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मुद्रा में देख सकते हैं। और राष्ट्रीय आय में इन्होंने क्या कहा है, राष्ट्रीय आय में वही वस्तुएं सम्मिलित होंगी जिन्हें हम मुद्रा के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। अब देखिए रोजगार का सिद्धांत, रोजगार में ये हम देख रहे हैं प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री हैं, हम प्रतिष्ठित रोजगार का सिद्धांत पढ़ते हैं, उसमें भी हमें पढ़ना होता है पीगू का सिद्धांत। पीगू कहते थे अगर हमें बेरोजगारी को दूर करना है, अगर हम बेरोजगारी को दूर करना चाहते हैं तो हमें एक चीज़ करनी चाहिए, जो प्रचलित मजदूरी की दर है, जिस मजदूरी की दर पर हम लोगों को रोज़गार दे रहे हैं उसे कम कर दिया जाए। जब वो कम हो जाएगी तो उसे कम होने से क्या होगा, मजदूरी की दर कम होने का मतलब है कि हम अन्य लोगों को रोज़गार दे पाएंगे, अन्य लोगों को रोज़गार हम दे सकते हैं, जो भी अतिरिक्त व्यक्ति हैं उन्हें हम रोज़गार दे पाएंगे। ठीक है, ये हमारा क्या था, ये हमारा था रोज़गार का सिद्धांत। मतलब अगर सपोज़ कीजिए 10 व्यक्ति हैं, हम 10 व्यक्ति को 100 रुपये के हिसाब से मजदूरी देते हैं, 100 रुपये के हिसाब से अगर 10 व्यक्तियों को मजदूरी दी जा रही है तो 1000 रुपये मजदूरी दी जा रही है, 1000 रुपये की मजदूरी हम दे रहे हैं। तो अगर क्या हो, हम 12 व्यक्तियों को मजदूरी देना चाहते हैं, हम 100 की जगह ये मजदूरी की दर कम कर दें, 90 रुपये कर दें और 12 व्यक्ति को दें तो कितना हो जाएगा बताइए? 1080 रुपये। लगभग दो व्यक्तियों को ज़्यादा मजदूरी दी जाएगी। लगभग हमारे 2 व्यक्ति ऐसे रहेंगे जिन्हें हम ज़्यादा मजदूरी दे सकते हैं या ज़्यादा रोज़गार दे सकते हैं। लगभग मैंने बात करी है, 11 को तो एग्जैक्ट ही हम दे देंगे, ठीक है, लेकिन लगभग 12 व्यक्तियों को केवल 80 रुपये की ही बात है, हम रोज़गार दे देंगे। तो हमारे जो पीगू हैं, पीगू का मानना था कि अगर रोज़गार बढ़ाना है तो मजदूरी की दर में कटौती की जाए। यदि मजदूरी की दर में कटौती हो जाएगी तो मजदूरी कम होने से जो व्यक्ति बेरोज़गार हैं उस बचे हुए कोष से हम उन लोगों को रोज़गार दे सकते हैं। देखिए इन्होंने एक फॉर्मूला भी बनाया है, n बराबर QY/W, n बराबर QY/W। n क्या है? n रोजगार वाले व्यक्तियों की संख्या या श्रमिकों की संख्या, y क्या है? आय, q क्या है? आय का वह भाग जो मजदूरों को दिया जाएगा और w क्या है? हमारी मजदूरी है। इस सिद्धांत के आधार पर इन्होंने बताया कि देखो मजदूरी में और n और w में कैसे रिलेशनशिप है? n और w में अपोजिट रिलेशनशिप है। अगर श्रमिकों को बढ़ाना है, अगर श्रमिकों को बढ़ाना है तो w क्या करनी चाहिए? w को कम कर देना चाहिए, वेज को कम कर देना चाहिए या मजदूरी को कम कर देना चाहिए। और अगर ये n का मतलब श्रमिकों की संख्या, श्रमिकों का संख्या का मतलब रोजगार, अगर हम रोजगार बढ़ाना चाहते हैं तो हमें वेज क्या करनी है? कम करनी है। ये बताया था हमारे पीगू ने। इसके बाद देखिए इन्होंने मुद्रा का परिमाण सिद्धांत भी दिया है। मुद्रा परिमाण सिद्धांत में ये बताते हैं, आपने मुद्रा परिमाण सिद्धांत 2 पढ़े हैं, मतलब मेनली 2 ही कैटेगरी हैं इसकी। एक फिशर का मुद्रा परिमाण सिद्धांत जो फिशर ने दिया था, MV बराबर PT वाला, और उसके बाद हम कैम्ब्रिज दृष्टिकोण देखते हैं। मुद्रा के परिमाण सिद्धांत का हम कौन सा दृष्टिकोण देखते हैं? कैम्ब्रिज दृष्टिकोण देखते हैं। तो कैम्ब्रिज में, पीगू भी कैम्ब्रिज के ही इकोनॉमिस्ट हैं, हमें पता है, इन्होंने पढ़ाई भी वहीं से करी है। तो जो मुद्रा के परिमाण सिद्धांत में कैम्ब्रिज दृष्टिकोण था उसमें इन्होंने अपना सिद्धांत दिया, जिसमें इन्होंने बताया
P बराबर KR/M होता है। P का मतलब मुद्रा की एक इकाई, K का मतलब, K अभी बताऊंगी, R का मतलब देश की वास्तविक आय, K का मतलब वास्तविक आय का वह हिस्सा जो नकद रूप में रखा जाता है। R हमारी वास्तविक आय हो गई, K हो गया वास्तविक आय का वह हिस्सा जो नकद के रूप में रखा जाता है, और M क्या हो गया, मुद्रा की प्रचलित मात्रा। तो P मुद्रा की एक इकाई, K वास्तविक आय का वह हिस्सा जो मुद्रा में रखा जाता है या नकद रूप में रखा जाता है, R देश की वास्तविक आय, और M हो गई मुद्रा की प्रचलित मात्रा। इसके बाद हम देखते हैं बच्चों व्यापार चक्र का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। इन्होंने अगला जो इनका आर्थिक सिद्धांत है वो दिया व्यापार चक्र। व्यापार चक्र आपको पता है कि तेज़ी से मंदी आती है, हर व्यवसाय में तेज़ी से मंदी आती है, फिर मंदी से तेज़ी आ जाती है, फिर तेज़ी से मंदी आती है, ये कुछ स्थिति चलती रहती हैं जिन्हें हम व्यापार चक्र कहते हैं। इन्होंने कहा कि ये जो तेज़ी और मंदी आती है ये उद्यमियों के आशावाद और निराशावाद की वजह से आती है। जो हमारे उद्यमी होते हैं यदि वो आशावादी हैं तो वो उत्पादन ज़्यादा बनाएंगे, उत्पादन ज़्यादा की ओर बढ़ने लगेगा, और जब वो निराशावादी हो जाते हैं तब वो क्या करते हैं, निराशावादी होने के कारण वो क्या करते हैं, उत्पादन में कमी करने लगते हैं, उत्पादन धीरे धीरे घटने लगता है। तो ये कहते हैं मंदी और तेज़ी, कौन, पिगू कहते हैं मंदी और तेज़ी की जो कारण है, मंदी और तेज़ी आने का या व्यापार चक्र जो आने का कारण है वो केवल और केवल व्यवसायी का आशावाद और निराशावाद होता है। यदि व्यक्ति आशावादी है तो उत्पादन बढ़ाएंगे, यदि सारे के सारे उद्यमी आशावादी हैं तो उत्पादन बढ़ेगा, और उद्यमी यदि आशावादी नहीं है तो उत्पादन कम होगा। आई होप आपको बच्चों ये समझ आ गया होगा। ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक था पर AC पिगू आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच।